फ्री इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात होगी जिहादिस्तान बन रहे बांग्लादेश की, जो धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान बनता जा रहा है। चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। कभी दीपू दास को जिंदा जलाया गया तो कभी जिहादी भीड़ अमृत की जान लेने पर आ गई। तारिक रहमान की वापसी के बाद भी बांग्लादेश के हालात सुधर नहीं रहे हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं के हमले के पीछे जमात और एनसीपी का हाथ बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि बांग्लादेश में कब तक हिंदुओं की लिंचिंग होती रहेगी? कब तक जिहादी जमात बेलगाम होकर बेकसूर हिंदुओं की जान लेता रहेगा? बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। बांग्लादेश है, अभी रात का वक्त है, दीपू चादर जैसे हमें भी खत्म कर देंगे। आप खुद देख सकते हो क्या हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि कोई हमें बचा सके। समझ नहीं आ रहा, सब कुछ अचानक बिगड़ गया। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है। बांग्लादेश में जिहादी जमात हिंदुओं की जान ले रही है। এই দেখো আমার মাকে মারতেছে, আমার মাকে মারতেছে। बांग्लादेश में जिहादियों की जमात का कहर टूट रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन हिंदुओं पर अटैक नहीं किया जाता है। ये 6 तस्वीरें उसकी गवाह हैं। कभी दीपू को जिंदा जला दिया जाता है तो कभी शील फैमिली का घर फूंक दिया जाता है। कभी हाथ में कलावा बांधने पर हिंदू लड़के की पिटाई की जाती है तो कभी हिजाब नहीं पहनने पर हिंदू महिलाओं को सरे राह बेइज्जत किया जाता है। और अब 29 साल के अमृत उर्फ सम्राट मंडल को जिहादियों ने पीट पीट कर मार डाला। जिहादियों की जमात सम्राट मंडल को तब तक पीटती रही जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। जिहाद के नाम पर एक हिंदू मां से उसका बेटा छीन लिया गया। जिहादी अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे। सम्राट मंडल के मर्डर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूनुस सरकार ने जमातियों को फ्री हैंड दे रखा है। ये पूरी वारदात राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव की है। वहां जमातियों की भीड़ ने अमृत मंडल उर्फ सम्राट को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस का कहना है कि अमृत मंडल सम्राट वाहिनी का सरगना था और उस पर जबरन वसूली के आरोप थे। अमृत मंडल पर ये आरोप ठीक उसी तरह के थे जैसे 18 दिसंबर को दीपू दास पर लगाए गए थे। दीपू दास की हत्या जमातियों ने ये कहकर कर दी थी कि उसने अल्लाह और ईश्वर को एक कहा था। अब सम्राट मंडल की हत्या के पीछे जबरन वसूली वाला नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि हत्यारों को बचाया जा सके। बांग्लादेश में हिंदू कितने अनसेफ हैं इसकी वानगी इस तस्वीर में दिख रही है। घरों में आग लगी है, घर के बगल में बांग्लादेश का झंडा है और एक हिंदू लड़का जान बचाने की गुहार लगा रहा है। वो बार बार यही कह रहा है कि जैसे दीपू दास की हत्या हुई है कहीं वैसे ही उसकी भी हत्या ना हो जाए। बांग्लादेश है, अभी रात का वक्त है, दीपू चादर जैसे हमें भी खत्म कर देंगे। आप खुद देख सकते हो क्या हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि कोई हमें बचा सके। समझ नहीं आ रहा, सब कुछ अचानक बिगड़ गया। बांग्लादेश में जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई उसके बाद बांग्लादेश हिंसा की आग में जल उठा। हादी की मौत के बाद हुई हिंसा में जिहादियों ने 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया। दीपू का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दीपूदास के पिता से फोन पर बात की तो उनका दर्द एक बार फिर छलक उठा। নমস্কার, বলছি সবাই গোটা বিশ্বের হিন্দুরা এবং আমরা যারা সবাই এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের পরিবারের পাশে আমরা সবাই আছি। আপনাদের যদি কোনো রকম সহযোগিতা লাগে যে ভাইটা গেছে তার মাধ্যমে আমাকে জানাবেন এবং একজন হিন্দু হিসেবে আরেকজন হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের কর্তব্য। সকলেই বিচলিত আমরা, আপনি শক্ত থাকবেন এবং গোটা পৃথিবীর হিন্দু সবাই আমরা আপনার পাশে আছি। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं का डेटा देखकर आप चौंक जाएंगे। दिसंबर महीने में 12 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, जिसमें दिलीप बर्मन, पांत्रोश कोरमोकर, उत्पल सरकार, जोगेश चंद्र रॉय, सुवर्ण रॉय, शांतोदास, रिपन कुमार सरकार, प्रताप, स्वाधीन, पोलाश चंद्र, दीपूदास और अब उसमें अमृत उर्फ सम्राट मंडल का नाम जुड़ गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ढाका में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने विरोध मार्च निकाला। दीपूदास के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। दीपूदास की हत्या पर यूनुस सरकार बुरी तरह से घिर गई है। जब यूनुस पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा तो कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की गई। दीपूदास को जिंदा जलाने के केस में कुछ जिहादियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसमें से एक नाम अताउर रहमान विक्रमपुरी का भी है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही अताउर रहमान विक्रमपुरी ने यूनुस सरकार और जमात की पोल खोल दी। गिरफ्तारी से पहले वीडियो जारी कर अताउर रहमान विक्रमपुरी ने कहा कि इन सारी गतिविधियों के पीछे एनसीपी और जमात है। जमात के लोग ही हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। जमात और एनसीपी के लोग ही मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। ये लोग हमें आतंकवादी साबित करने के लिए खुद ये साजिश रच रहे हैं। আমাকে গ্রেফতার করেন, আমাকে গ্রেফতার করেন। मैं अताउर रहमान विक्रमपुरी बोल रहा हूँ। शायद मेरी आखिरी लाइव हो, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने वाली है। अल्लाह जानता है क्या होगा। ये सारी आतंकवादी गतिविधियाँ, ये सारे हमले, ये सब नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात इस्लामी के लोग करवा रहे हैं। ये हमारे जैसे लोगों को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये हिंदुओं पर हमले, मंदिरों पर हमले, ये सब इनकी साजिश है ताकि हमें आतंकवादी कहा जाए और दबाया जाए। ये लोग अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के नाम पर इस्लाम को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा। मैंने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, लेकिन सच्चाई बोलता हूँ। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो याद रखना, ये सब एनसीपी और जमात की करतूत है। ये लोग असली आतंकवादी हैं। ये लोग सोचते हैं कि मुझे जेल में डालकर चुप करा देंगे, लेकिन अल्लाह की आवाज़ कोई नहीं रोक सकता। भाइयों, एकता बनाए रखो। इन साजिशों से सावधान रहो। एनसीपी और जमात के पीछे जो ताकतें हैं वो इस देश को बर्बाद करना चाहती हैं। दुआ करें कि अल्लाह मुझे और सभी तौहीदी लोगों को हिफाजत दे। তারাও যেমন ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ দিয়ে পোস্ট দিছে, আমরাও এরকম ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ দিয়ে পোস্ট দিছি। ये वही अताउर रहमान विक्रमपुरी है जो हादी की मौत के बाद भीड़ को उकसा रहा था, भारत के खिलाफ लोगों को भड़का रहा था। बांग्लादेश के लोग भी अब कहने लगे हैं कि यूनुस सरकार ने पहले आतंकियों को जेल से बाहर निकलवाया, फिर उसका इस्तेमाल किया और अब बांग्लादेश में हिंसा की आग लगाई। First place, the interim government released from jail dozens of Islamist terrorists who were convicted of murder and terror acts. So all these radicals are used to organize mobs who are attacking not only Leaguers but also any sane person opposing Yunus government. Hadith incidents is almost, it's my opinion that all are created by Muhammad Yunus mob groups, terror, Islamic terrorists, and NCP, AD party, and also Inqilab Moncho. It's absolutely created by Muhammad Yunus. No, it's not accidental incident. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के पीछे 17 साल बाद खालिया जिया के बेटे तारिक रहमान वापस बांग्लादेश लौट आए हैं। तारिक रहमान को बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का भी है।
মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান হিন্দু সহ বিভিন্ন इस देश में मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये देश सबका है, मैदान में रहने वालों का भी और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का भी। हम सबको एकजुट होकर एक ऐसे बांग्लादेश का निर्माण करना है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। मतलब ये कि हमें डर और भय से मुक्त बांग्लादेश का निर्माण करना होगा। हमको देश में शांति चाहिए, हमको अपने देश में शांति चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, मार्टिन लूथर किंग, आप सबने नाम तो सुना होगा उनका। मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना है ना? मार्टिन लूथर किंग का एक बयान बहुत मशहूर है, आई हैव अ ड्रीम। आज बांग्लादेश की माटी की कसम खाकर मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों के सामने ये कहना चाहता हूं, आई हैव अ प्लान। ये योजना मेरे देश के लोगों के लिए, मेरे देश के लिए है। आज मैं अपनी ये योजना सबके सामने पेश कर रहा हूं। इस योजना का मकसद देश की जनता का विकास करना है। अगर देश की जनता की किस्मत बदलनी है तो इस परिकल्पना को साकार करना जरूरी है। প্ল্যান সেই কার্যক্রম সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে হয়। 17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश की सियासत अब 3 धड़ों में बढ़ चुकी है। एक और नाहिद इस्लाम की एनसीपी है, दूसरी ओर जिहादी जमात की टोली है जिसके पलड़े में यूनुस बैठा है, और तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग धड़ा कट्टरपंथी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी का है। तारिक रहमान की मौजूदगी के बाद लोगों की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ढाका में अब 2 कट्टरपंथियों की टक्कर होने वाली है। दोनों का खूनी इतिहास सबसे ज्यादा हिंदुओं को डरा रहा है। जमात इस्लामी वो पार्टी है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया, पाक फौज को सपोर्ट किया। जमात के राजाकारों पर 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों के कत्ल का आरोप है। हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के नरसंहार का आरोप भी जमात पर ही लगता है। बीएनपी भी कुछ कम नहीं है। ये वो पार्टी है जिसके नेता जियाउर रहमान ने फौज के जरिए बांग्लादेश में पहला तख्ता पलट किया, शेख मुजीब समेत उसके परिवार को मौत के घाट उतारा था। हिंदुओं के नरसंहार में इसका रोल भी कम नहीं है। बीएनपी की गिनती भी पाकिस्तान समर्थकों में ही होती है। बांग्लादेश की सत्ता के लिए अब 2 कट्टरपंथी भिड़ने जा रहे हैं, इसीलिए आगे ढाका में कुछ भी हो सकता है। आग लग सकती है, खून बह सकता है, लाशें बिछ सकती हैं। यूनुस को चुनाव से पहले भागना भी पड़ सकता है क्योंकि जमात के शफीकुर रहमान की नजर इस वक्त ढाका के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। वो नहीं चाहता कि चुनाव हो क्योंकि उसे चुनाव में हार का डर सता रहा है। मोहम्मद यूनुस की नजर इस वक्त ढाका की कुर्सी पर है। वो भी नहीं चाहता कि फरवरी में चुनाव हो क्योंकि चुनाव होते ही उसे ढाका से फ्लाइट पकड़नी होगी। नाहिद इस्लाम की पार्टी एनसीपी को नवंबर में ही मान्यता मिली है। चुनाव की तैयारी पूरी नहीं है, न ही पार्टी के पास पूरे बांग्लादेश में कैडर है। ফ্যাসিবাদী শক্তি এবং তাদের দোসররা দেশে এবং বিদেশে সক্রিয়, তারা চেষ্টা করবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণকে যেন কণ্ঠকাকীর্ণ করতে পারে, বাধাগ্রস্ত করতে পারে, পারতপক্ষের নির্বাচনকে বানচাল করতে পারে। অবশ্যই সেটা দুঃস্বপ্ন, আপনারা সেটা সামনে দেখতে পাবেন। যারা এই সমস্ত অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সন্ত্রাসী কায়দায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে চাইবে তাদেরকে আমরা সম্মিলিতভাবে সকলকে নিয়ে প্রতিহত করব इंशाअल्लाह। जमात को लग रहा था कि नरसंहार और दंगों से तारिक रहमान डर जाएगा, ढाका नहीं आएगा और चुनावी मैदान में सबसे बड़ा प्लेयर वही रहेगा, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। तारिक रहमान मैदान में उतर चुका है, उसकी कट्टरपंथी टोली भी सड़क पर निकल चुकी है। अब ढाका में सबसे बड़ा दंगल होगा। আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, আই হ্যাভ এ প্ল্যান। আমরা দেশে শান্তি চাই, আমরা দেশে শান্তি চাই, আমরা দেশে শান্তি চাই। মার্টিন লুথার কিং নাম শুনেছেন না আপনারা? মার্টিন লুথার কিং, তার একটি বিখ্যাত ডায়লগ আছে, আই হ্যাভ এ ড্রিম। আজ এই বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য হিসাবে আপনাদের সামনে আমি বলতে চাই, I have a plan for the people of my country, for my country. बांग्लादेश इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक और जिहादी जमात है तो दूसरी ओर कट्टरपंथी बीएनपी। टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोगों को अभी भी लग रहा है कि बांग्लादेश का यह चुनाव इतिहास का सबसे खूनी चुनाव हो सकता है।
जमात को पता है तारिक रहमान जब तक मैदान में है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल है। नाइद इस्लाम को भी पता है कि बीएनपी की दमदार मौजूदगी उसे सत्ता से दूर कर देगी, लेकिन दोनों इतनी आसानी से तारिक रहमान के लिए मैदान खाली कर देंगे ये भी संभव नहीं है। जिहादी जमात बीएनपी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। আশাকে নিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমরা মনে করি জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষা শতভাগ প্রতিষ্ঠিত হবে তার নেতৃত্বে। গণতন্ত্র ফিরবে, গণতন্ত্র ফিরাতে হবে, ষড়যন্ত্র হটাতে হবে। যে কোনো মূল্যে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। আবারও আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আজকে আমাকে এইভাবে বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমরা যে শ্রেণীর মানুষ হই, আমরা যে দলেরই রাজনৈতিক দলের সদস্য হই অথবা একজন নির্দলীয় ব্যক্তি হই, আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে কোনো মূল্যে আমরা আমাদের এই দেশের শান্তি শৃঙ্খলাকে ধরে রাখতে হবে। যে কোনো মূল্যে যে কোনো বিশৃঙ্খলাকে পরিত্যাগ করতে হবে। যে কোনো মূল্যে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। ढाका में आते ही तारिक रहमान शांति की बात कर रहा है, हसीना के खिलाफ बोल रहा है, जिहादी जमात को टारगेट कर रहा है। वो खुद कुछ कम नहीं है। हसीना की सत्ता जाते ही कट्टरपंथियों के प्रेशर में यूनुस ने तारिक रहमान के सारे मुकदमे हटा दिए हैं। उम्र कैद की सजा भी रद्द की जा चुकी है। পরবর্তীতে 90 স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণ, এদেশের খেটে খাওয়া মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ছিনিয়ে এনেছিল, কিন্তু তারপরেও ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। আমরা তারপর দেখেছি 2024 সালে 71 সালে এই দেশের মানুষ যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, 2024 সালে এদেশের ছাত্র জনতা সহ সর্বস্তরের মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, গৃহবধূ, নারী, পুরুষ, মাদ্রাসার ছাত্র সহ দল মত নির্বিশেষে, শ্রেণী পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষ সেদিন 2024 সালের 5ই আগস্ট এই দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করেছিল। तारिक रहमान प्रधानमंत्री की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं, इसलिए जमात और यूनुस की नजर में सबसे ज्यादा खटक रहे हैं। जिहादियों को लग रहा है कि हसीना के जाने के बाद बनी खाली जगह पर तारिक अपना कब्जा जमा लेगा और इसीलिए जमात कभी भी ढाका में दंगा पार्ट 2 लॉन्च कर सकती है। चुनाव रोकने के लिए कभी भी खूनी खेला शुरू हो सकता है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहा तो दूसरी तरफ पुतिन के अटैक से यूक्रेन कांप रहा है। रूस की सेना ड्रोन और मिसाइलों से लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रही है और ज़ेलेंस्की क्रिसमस पर पुतिन की मौत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। महायुद्ध को खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की और अमेरिका के बीच 20 पॉइंट वाले समझौते को मॉस्को भेज दिया गया है। नाटो ने पीस प्लान को लेकर पुतिन को बड़ी वार्निंग दे दी है। अब डिसीजन पुतिन को लेना है कि वो पीस प्लान पर हामी भरते हैं या फिर यूक्रेन पर हमले और ज्यादा विध्वंसक होंगे। पुतिन पूरे यूक्रेन को जलाने वाले हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन की मौत की दुआ मांग रहे हैं। Що б він сконав, скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, ज़ेलेंस्की के पास दुआ मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि
रूस ने क्रिसमस के दौरान यूक्रेन के 13 क्षेत्रों को बड़े हमले कर निशाना बनाया, जिसमें 650 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 36 मिसाइलें दागी गईं। रूस ने चेरनिहाइव में एक 9 मंजिला रेजिडेंट बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक किया है, जिसके बाद इमारत में आग लग गई। इस अटैक में एक शख्स की जान चली गई और 8 लोग घायल हुए हैं। रूसी सेना ने क्रिसमस के दिन दोपहर के वक्त खेरसॉन शहर के सेंट्रल मार्केट पर भारी गोलाबारी की। इस हमले में बाजार में काम करने वाले एक शख्स की मौत हो गई और पूरा मार्केट तबाह हो गया। ओडिशा क्षेत्र में भी रूस के अटैक से भारी तबाही हुई है। हमले में पोर्ट के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। मॉस्को में सुसाइड बॉम्बिंग से पुतिन बहुत गुस्से में है। इस हमले में पुतिन के 2 यंग सैन्य अफसरों की जान लेकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यूक्रेन को इसका खामियाजा बहुत बड़े रूसी हमले के तौर पर चुकाना पड़ सकता है। इस साल का आखिरी हफ्ता यूक्रेन में महातबाही ला सकता है। पूर्वी यूक्रेन में नीपर नदी पर एक यूक्रेनी बोट पर रूसी ड्रोन ने भीषण हमला किया। इस बोट में यूक्रेन के सैनिकों साजो सामान के साथ नदी पार कर अग्रिम मोर्चे पर जा रहे थे। रूसी नीपर बैटल ग्रुप ने उसे ट्रैक किया और जैसे ही नाव बीच नदी में गहरे पानी पर पहुंची, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के सिल्वर्स्क टाउन पर ज़ेलेंस्की के कई मिलिट्री अड्डों पर बहुत बड़े हमले कर उन्हें बर्बाद कर दिया। बीते 24 घंटे में खार्किव रीजन के रोलेप्का और निप्रोपेट्रोव्स्क के एंड्रिव्का में भीषण गुरिल्ला लड़ाई। दोनों ही कस्बों पर रूसी सेना ने कंट्रोल कर लिया। इसे वापस लेने के लिए यूक्रेनी सेना भीषण पलटवार कर रही है। ज़ापोरिज़िया में भी ज़ेलेंस्की को लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज़ारे चनोए में भारी लड़ाई के बाद रूसी सेना ने कंट्रोल का दावा किया है। ज़ापोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री अड्डों और हथियार डिपो को निशाना बनाकर बढ़त बनाई है। रूसी ड्रोन आर्मी के नए सुपर कैम ड्रोन ग्राउंड बैटल में यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। ये दुश्मन के ठिकानों और उनके सैन्य वाहनों की बहुत क्लियर पिक्चर भेजते हैं, जिससे सुसाइड ड्रोन और ग्लाइड बम से रूस इन्हें निशाना बनाकर तबाह कर देता है। डोनबास का टूरिस्ट सिटी है। रूसी हमलों के बाद ये घोस्ट सिटी बन गया है। न कोई इमारत सुरक्षित बची है, न ही कोई मोहल्ला। अब यहाँ कोई नहीं है। सिर्फ रूसी सैनिक बीच बीच में आकर यहाँ देखते हैं कि यूक्रेन की कोई टुकड़ी दोबारा तो कब्जा करने नहीं आई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में इस तरह के न जाने कितने घोस्ट सिटी बन गए। वहीं पुतिन का इरादा जल्द से जल्द डोनबास के बचे हुए 10% पर कब्जा करने का है। ज़ेलेंस्की डोनबास की तरफ ज्यादा फोर्स न भेज पाए, इसके लिए पुतिन ने ज़ापोरिज़िया, ओडेसा, सूमी, निप्रोपेट्रोव्स्क और कीव में बहुत विध्वंसक हमले शुरू करा दिए हैं। पुतिन ने त्योहार पर यूक्रेन पर बहुत सारे अटैक किए और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की उनकी मौत की दुआ मांगते नजर आए। रूस ने चाहे जितने भी दुख दिए हो, लेकिन वो हमारे यूक्रेन के दिल, हमारे भरोसे और हमारी एकता को खत्म करने में सक्षम नहीं है। आज हम सबका एक ही सपना है और हम सबकी एक ही इच्छा है, उसका अंत हो जाए, जो इस युद्ध और तबाही का जिम्मेदार है। हम शांति की प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और जिसके हम हकदार हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकोफ और जोरेड क्रुश्नर के साथ फोन पर लंबी बात की।
जेलेंस्की ने करीब 1 घंटे तक दोनों से बात की। जेलेंस्की ने कहा कि दोनों देशों को संवेदनशील मुद्दों को सुलझाना होगा ताकि यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौता हो सके। शांति समझौते के कुछ दस्तावेज लगभग तैयार हैं और कुछ डॉक्यूमेंट पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और जरेड कुशनर के साथ मेरी करीब 1 घंटे बात हुई। हम लोगों के बीच बेहद सार्थक बात हुई। शांति को लेकर कई आइडियाज पर बात हुई। आगे चलकर असली शांति कैसे आएगी, इसे लेकर चर्चा की गई। रूस यूक्रेन महायुद्ध को खत्म करने के लिए जेलेंस्की और अमेरिका के बीच 20 सूत्रीय समझौते की चर्चा हुई। इससे मॉस्को को भेजा गया है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की शर्तों पर काफी हद तक सहमति बन गई है। We are in the war in the United States, you know, they are the decision makers who can really stop Putin. पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। रूस यूक्रेन के बीच हमला नहीं करने के लिए दीर्घकालीन समझौता होगा। यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 के समान सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका नाटो मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। रूस यूरोप और यूक्रेन पर हमले नहीं करेगा, इसकी गारंटी देगा। यूक्रेन 8 लाख की सेना मेंटेन कर सकेगा। यूक्रेन निश्चित अवधि में नाटो का मेंबर बन जाएगा। पीस प्लान पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर रूस को आपत्ति है। पुतिन पूरा डोनबास देने के बाद ही किसी समझौते पर विचार करने को तैयार हैं। जेलेंस्की चाहते हैं एक जनमत संग्रह कराकर लोगों से पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। अगर डोनबास के बाकी हिस्से के लोग भी रूस के साथ रहने को मंजूर हैं, तभी उसे रूस को हैंडओवर किया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध को लेकर अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि पूरी दुनिया में केवल अमेरिका ही इकलौती शक्ति है जो रूस यूक्रेन को मेज पर लाकर युद्ध खत्म करने का रास्ता निकाल सकती है। Surrender by one side for another or a negotiated settlement. We don't see surrender anytime in the near future by either side, and so only a negotiated settlement gives us the opportunity to end this war. A negotiated settlement requires two things: both sides to get something out of it, and both sides to give something. And we're trying to figure out what can Russia give and what do they expect to get, what can Ukraine give and what can Ukraine expect to get. In the end, the decision will be up to Ukraine and up to Russia. It will not be up to the United States. उधर नाटो ने पुतिन को बड़ी वार्निंग दे दी है। नाटो प्रमुख मार्क स्ट्रे ने कहा कि अगर पीस प्लान के बाद भी रूस ने हमले जारी रखे तो इसका नतीजा विनाशकारी होगा। Putin has to know that after a peace deal, if he would try to attack Ukraine again, the reaction will be devastating. And this is exactly how we are designing the security guard. अब गेंद पुतिन के पाले में है, वो पीस प्लान पर साइन करते हैं या नहीं। पुतिन यूक्रेन में नाटो की एंट्री के सख्त खिलाफ रहे हैं। अब क्या वो इस शब्द को मान लेंगे या ट्रंप को इसे बदलना होगा। यूक्रेन पुतिन के बारूदी हमलों से जल रहा है। शांति की कोशिशें हो रही हैं। वहीं हमारे देश में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो अशांति फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। खबर जयपुर के चोमू से है, जहां कल रात कुछ ऐसा ही हुआ। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने के नाम पर पुलिस वालों पर पत्थर फेंक दिए गए, उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई। जयपुर को जलाने का पूरा प्लान तैयार था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से ये बवाल बढ़ने से बच गया और अब आज एक एक पत्थरबाज को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। चोमू में इस समय कैसे है हालात, पत्थरबाजों का कैसे हो रहा है सटीक इलाज, देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर के चोमू में पत्थर के बदले पत्थर, बवाल भयंकर। पत्थरबाजों का शुरू इलाज, एक एक का पक्का हिसाब। पत्थरबाज जो कि पत्थर चला रहे थे उनको घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस उन पत्थरबाजों को गिरफ्तार करके लेके जा रही है। पुलिस टीम पर हमला, भाईजान के दिमाग में दंगा। ऊपर छतों पर जो हम लोगों ने ड्रोन से सर्वे किया उसमें पत्थर और बोतल इत्यादि पड़े हुए दिखाई दिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें पहले से छत के ऊपर रखी हुई। जयपुर शहर से 32 किलोमीटर दूर चोमू इस वक्त पुलिस छावनी बना हुआ है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद है, इलाके में तनाव है, लोग घरों में कैद हैं, आंखों में दहशत है।
पुलिस की टीम फ्लैग मार्च कर रही है। खाकी के टॉप अधिकारी खुद गली गली पैदल मार्च कर रहे हैं। उपद्रव करने वालों की तलाश हो रही है। दरअसल चौमू में कल रात जमकर पत्थर चले। बस स्टैंड के पास कलंदरी नाम की मस्जिद है। मस्जिद के पास बहुत समय से पत्थर पड़े थे। प्रशासन की मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के साथ पत्थर हटाने पर सहमति बन गई, लेकिन जैसे ही पत्थर हटाने का काम शुरू हुआ कुछ लोग विरोध करने लगे और वहां मौजूद पुलिस टीम से भिड़ गए, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस वालों पर पत्थर और बोतलों से हमला बोल दिया। जयपुर के चोमू में कलंदरी मस्जिद के बाहर जो पत्थर रखे हैं उसको हटाने को लेकर देर रात को विवाद हुआ। विवाद इतना था कि पुलिस बलों के साथ पथराव शुरू हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल ये वो मस्जिद है, मस्जिद कलंदरी, आप देखिए इसी के पास ये जो पत्थर और जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, यहाँ पर जो पत्थर रखे हुए हैं, इस पत्थर को हटाने को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा था। दरअसल आपसी सहमति से ये पहले पत्थर को हटाने को लेकर पूरी तैयारी की गई थी और उसके बाद जो है भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था ताकि ये जो पत्थर और स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जो पक्का निर्माण किया जा रहा है, उसको हटा दिया जाए। लेकिन रात को 3 बजे समुदाय विशेष की तरफ से पथराव शुरू हो गया। भारी पथराव इसी रोड पर हुआ है, आगे पथराव किया गया है और उसके बाद लगभग 6 पुलिसकर्मी यहाँ पर घायल हुए हैं। तमाम लोगों को चोटें आई और उसके बाद लोगों को हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है। लेकिन रात को 3 से लगभग सुबह 6 बजे तक के 3 घंटे तक के ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो चलता रहा और उसके बाद अब दंगा नियंत्रण वाहन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अलावा 4 थानों की यहाँ पर टीमों को तैनात किया गया है और सीसीटीवी के जरिए उन पत्थरबाजों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव किया। पत्थरों और बोतलों की बारिश देखकर ऐसा लगा मानो पुलिस पर अटैक की बहुत पहले से तैयारी थी। पुलिस टीम पर जब भीड़ भारी पड़ने लगी तो कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर और लाठीचार्ज करके सिचुएशन को संभाला। पत्थरबाजी में 6 पुलिस वालों को चोट लगी है। पत्थरों से 6 पुलिस कर्मियों के सिर फूट गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ नाम आए हैं हमारे पास और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो जिन लोगों ने भी कल उपद्रव किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखा स्पॉट पे पत्थर तो पड़े ही हैं, शीशे, बोतलें सब पड़ी हुई हैं। क्या सुनियोजित साजिश थी या पहले से तैयारी थी पत्थर चलाने की? ऊपर छतों पर जो हम लोगों ने ड्रोन से सर्वे किया उसमें पत्थर और बोतल इत्यादि पड़े हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें पहले से छत के ऊपर रखी हुई थी। अभी स्थिति क्या है? कोई कर्फ्यू या कुछ ऐसा धारा 164 लगाने की कोई तैयारी? नहीं, अभी तो पूरी तरीके से पुलिस जो है उसके नियंत्रण में स्थिति है और अब केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की बात है, वो हम लोग करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। जयपुर के चौमू में पत्थरबाजों की भीड़ ने सिर्फ पुलिसकर्मियों को निशाना नहीं बनाया, वहां मौजूद गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। जो गाड़ी मिले उस पर जमकर पत्थरों की बारिश की। सुबह सूरज निकला तो पुलिस भी पत्थरबाजों के इलाज के लिए निकल पड़ी। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक एक पत्थरबाज की तलाश हो रही है। इलाके के एक एक घर को खंगाला जा रहा है। पुलिस पत्थरबाजों को टांग कर थाने ले जा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी जवानों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिससे पत्थरबाजों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। देखिए पत्थरबाज जो कि पत्थर चला रहे थे उनको घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस उन पत्थरबाजों को गिरफ्तार करके लेके जा रही है। पत्थरबाजों को सरेआम गिरफ्तार किया जा रहा है, घर से दबिश देके निकाला जा रहा है। आपने पत्थर ये देखिए सामने किस तरीके से जो पत्थर चला रहा था उसको पकड़ा है और आप देखिए नारेबाजी हो रही है जम के। ये वो पत्थरबाज हैं, इनको उठा कर लेके जा रही है पुलिस। सबसे पहले पुलिस फ्लैग मार्च किया, घर पर दबिश दी और घर पर दबिश देने के बाद ये पत्थरबाज कैमरे में आपके सामने कैद हो चुका है। क्या ये पत्थर चला रहा था? क्या ये पत्थर चला रहा था? ये गाड़ी लो, गाड़ी लो, गाड़ी लो, ये गाड़ी लो। क्या ये पत्थर चला रहा था? क्या नाम है तुम्हारा? ये पत्थरबाज है जो चोमू में जब रात को पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव हो रहा था उस वक्त यही लोग पत्थर चला रहे थे और उसके बाद जैसे ही पुलिस यहाँ पर गई, घर पर दबिश दी, तो 2 पत्थरबाजों को फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में लिया है और आप देखिए गाड़ी के अंदर डाला है उसको, अब यहाँ से लेकर जा रही है। ये वो जगह है यहाँ पर बगल में आप देखिए मस्जिद है और इसी जगह पर निर्माण हो रहा था और उसके बाद यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ, पत्थरबाजी शुरू हुई।
जयपुर के चौमू में पुलिस वालों का खून बहा तो पुलिस भी जल्द से जल्द एक एक कर पत्थरबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुट गई है। कल रात जो पुलिस को टारगेट कर पत्थर फेंक रहे थे, आज रहम की भीख मांग रहे हैं, खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। इतना ही नहीं, रो रो कर बचने की कोशिश हो रही है। अरे नहीं करी, ईमान की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे ईमान से कह रहा हूँ, पत्थरबाजी नहीं करी, मतलब अरे नहीं करी। अरे मेरे इकराम नाम है मेरा, इकराम। सर हमने नहीं फेंके पत्थर। क्या हुआ रात को, क्या हुआ सर? हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। अभी सर ये लिख रहा उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के शमशेर खान फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन बेचते हैं। चौमू के पत्थरबाजों की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। व्हाइट कलर की एक वैन में पत्थरबाज पत्थर भरकर लाए थे, जिसके बाद एक के बाद एक पत्थरबाज आकर उसमें से पत्थर निकालकर फेंकता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में एक पत्थरबाज सड़क पर पड़े पत्थर को लेकर भागता नजर आ रहा है। इन्हीं तस्वीरों की मदद से चौमू के एक एक पत्थरबाज की पहचान हो रही है और वो हिरासत में लिया जा रहा है। ड्रोन की मदद से छतों पर जमा किए गए पत्थरों की भी तलाश हो रही है। रात को पत्थरबाजी हुई और सुबह जब ड्रोन से विजुअल्स लिए गए तो पता लगा है कि घर की छतों पर पत्थर और बोतलें शराब की जो हैं वो चलाने के लिए यहाँ पर रखी गई थी। और ये देखिए, ये ड्रोन आपको दिख रहा होगा, ये छत पे जो तमाम जो पत्थर और बोतलें जिस तरीके से इकट्ठा की गई थी उनकी तस्वीरें ली जा रही हैं, जो छुपा हुआ है उसकी तस्वीरें ली जा रही हैं। और राहुल प्रकाश जो कि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए खुद कहा कि पहले से एक सुनियोजित साजिश सी लग रही है, क्योंकि जब ड्रोन से पूरे विजुअल्स लेने के, फोटो और तस्वीर लेने की कोशिश की गई तब जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ दिखा है कि घर की छतों पर पत्थर और ये बोतलें रखी हुई थी, यानी पहले से तैयारी थी इस तरीके की पत्थरबाजी करने की। लेकिन हंगामा सिर्फ एक कहीं ना कहीं अफवाह पे शुरू हुआ, लेकिन अफवाह पे भले हंगामा शुरू हुआ हो, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं उससे साफ हो गया है कि तैयारी पहले से थी पत्थरबाजी करने की। और जो ड्रोन के विजुअल्स आए हैं उसमें भी साफ हुआ है कि घर की छतों पर पत्थर और बोतलें पहले से रखी गई थी, ताकि अगर पुलिस जब यहाँ पर आएगी तो उस पर हमला किया जा सके। लेकिन पुलिस ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है और इस एक्शन में जो पत्थरबाज जो तस्वीरों में कैद हुए हैं उन पत्थरबाजों को घर से पकड़ के हवालात में भेजा जा रहा है। चौमू में जयपुर पुलिस फुल एक्शन में है। खाकी पर पत्थर चलाने वाले एक एक उपद्रवी को घरों से खोज कर निकाला जा रहा है। हिरासत में लिया जा रहा एक एक शख्स खुद को बेकसूर बता रहा है। पत्थरबाज पहले थे 3 पत्थरबाज और ये कम उम्र के लोग, लड़के हैं। सर होटल पर काम करते, गई नवाज होटल वाले, हम होटल के सारे बाहर नहीं सर, सब बाहर के लोग सर। अंदर तो 6 और 3 9 और ये देखिए सामने ये जो लड़के हैं, आप देखिए ये पत्थरबाज, ये भी कम उम्र के लड़के हैं जिनको पत्थरबाजी में शामिल किया गया है। मजबूर आदमी है सर। क्यों पकड़ा है तुम लोगों को, क्यों पकड़ा है, क्यों पकड़ा है? 9 10 11 12 ये 12 लोग हैं जो अभी तक के पत्थरबाजी में पकड़े गए हैं। और आप देखिए इन लोगों को एक के बाद एक घर से उठाया जा रहा है और इनको सिर्फ इस वजह से हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि वो पत्थरबाजी कर रहे थे।